हाय। मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग स्कैम सीरीज में काफी पॉपुलर हुआ था और इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने ये भी सोच लिया कि बाजार में अगर रिवॉर्ड्स कमाने, रिटर्न्स कमाने तो आपको ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको अगर रिटर्न्स चाहिए तो कम रिस्क लेकर के भी आप रिटर्न कमा सकते हो, बशर्ते आपने अच्छी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की होनी चाहिए। तो ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं उदित तलेरा जी। इनके साथ हमने पहले भी कुछ समय पहले हमने रिकॉर्डिंग की थी और हमने इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात की थी। आज हम इनके साथ और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, ये स्ट्रैटेजी को फिर से ब्रशअप कर लेंगे और इसमें जो नए पहलू है जैसे कि बैंक निफ्टी हमने कैसे इंक्लूड की है और कैसे प्रैक्टिकली आप क्या क्या चीजें आपको करनी है, जो डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स है उनके लिए खास ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का और अगले एपिसोड। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और चलिए स्वागत करते हैं उदित तलेरा जी का। उदित जी, वेलकम टू आवर शो वंस अगेन, वी आर प्लीज टू हैव यू। थैंक यू अपूर्व, थैंक्स अ लॉट। राइट। सो सैमको का मैं ये एटीट्यूड अच्छे से देखता हूँ कि अपन लोग कैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट अपन डेवलप कर सके, लोग यूज कर सकें। सो आज जो अपन जैसा बोले थे अपूर्व कि अपन लोग इन्वेस्टर जनरली ये सोचते हैं कि मैं जब तक रिस्क ज्यादा नहीं लूंगा तब तक मैं रिटर्न जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो आज अपन लोग जिस जर्नी से भी अपन चल रहे हैं, जो भी अपना इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो है, जिस जर्नी से अपन चल रहे हैं, उस जर्नी में अपने को ये जो मिस हो गया है वो ये मिस हो गया है कि इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको चाहिए क्या, वो अभी तक लोगों को क्लियर नहीं है, और क्योंकि हमको क्लियर नहीं है इसकी वजह से वो मिलता नहीं जो हमको चाहिए। मेक सेंस? राइट। तो आज जो अपन सबसे पहले इस सेशन में अपन सोचेंगे, सबसे पहले जो अपन एस्टेब्लिश करेंगे वो ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि अपने को चाहिए क्या। अपने को दिल्ली जाना है कि बॉम्बे जाना है, उसके हिसाब से अपन सोचेंगे कि कौन से प्रोडक्ट हमको सूट करते हैं। इसका एक दूसरा रीजन ये भी है कि आज के मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी, और हर एक प्रोडक्ट का अपना एक पर्पज है, लेकिन सबके लिए सब सूट नहीं करेगा। तो इस क्लटर में से खुद के लिए क्या रेलेवेंट है वो निकालने के लिए भी ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो पहले अपन ये समझेंगे कि हमको क्या चाहिए, और फिर अपन ये सोचेंगे कि अगर वो हमको सूट करता है तो हम उसके हिसाब से किस तरह के प्रोडक्ट से अपने काम कर सकते हैं। विल दैट बी गुड? तो यस। लेट अस स्टार्ट विथ स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन आइडियाज। ये एज अ टीम हम लोग ये बिलीव करते हैं कि देर आर अ लॉट मेनी आइडियाज विच कैन क्रिएट वेल्थ एंड दैट कैन बी डन स्मार्टली। राइट। एंड वी जनरली बिलीव कि अपन इक्विटी के साथ में सेफ्टी को ऐड करें ताकि प्रोस्पेरिटी पा सके। तो ये करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप अपन लेते हैं वो स्टेप है कि हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ तो मुझे उस पैसे से रिटर्न मेरा क्या एक्सपेक्टेड है। देर आर लॉट मेनी पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन। कुछ लोगों को 5-10 चाहिए, किसी को 10-15 चाहिए, किसी को 15 भी चाहिए, किसी को 20 से चाहिए। और आज का जो अपना सेशन उसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे अप्रूव भैया। तो अपन थोड़े क्वेश्चन आंसर भी अपन साथ में कर देंगे ताकि लोग उस क्वेश्चन आंसर से बेनिफिट भी कर सके। तो व्हाट डू यू थिंक, जनरली इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ में इन्वेस्ट करना पसंद करता है? व्हाट इज द जी, नंबर? लोगों की एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा होती है इक्विटी मार्केट से। तो इक्विटी का। और आजकल जिस तरीके से स्टॉक सारे बढ़ रहे हैं तो उस तरीके से आपने जितने भी ये नंबर्स डाले स्क्रीन में, आई थिंक इन सब का अगर मैं टोटल करूंगा तो वो एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन ये बट बात फिर भी आई थिंक टू बी रैशनल, आई थिंक 15 to 20% फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स ओवर द लॉन्ग टर्म इज गुड इनफ। सेंसेक्स का भी लॉन्ग टर्म सीएजीआर इज इन दिस रेंज ओनली। आई थिंक दैट शुड बी व्हाट वन शुड एक्सपेक्ट। एकदम ठीक है ना। सो समथिंग लाइक 15-20% के आसपास का बॉलपार्क नंबर होता है। मैं समझ सकता हूँ 20% लोग ऐसे भी जिनको डबल कल डबल करना है पैसा। राइट। लेकिन जनरल इन्वेस्टर का टेंडेंसी ये होता है कि भैया मेरे को एक रीजनेबल रिटर्न मिलता है तो आई कैन सस्टेन दिस मार्केट एंड आई कैन ग्रो माई वेल्थ। राइट। तो 15-20% इज समथिंग दैट जनरली पीपल लुक फॉर। ग्रेट। अच्छा, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली लोग जो मिस कर जाते हैं जिस क्वेश्चन को पूछना, और जिसको लोगों को पूछने में अटपटा लगता है, वो ये है कि व्हाट इज द रिस्क नंबर दैट यू आर कंफर्टेबल विद। इसको मैं थोड़ा सा और इलेबरेट कर देता हूँ। रिस्क का मतलब ये है कि जब अपन रिटर्न्स की बात करें तो अल्टीमेटली पैसा बढ़ जाएगा। आपने अगर मान लो 10 लाख रुपए डाले, 5 लाख रुपए डाले, 50 लाख रुपए डाले, तो 15-20% रिटर्न आएगा, इसका मतलब पैसा बढ़ने वाला। लेकिन दैट इज डेस्टिनेशन। ड्यूरिंग द जर्नी
मैं मेरे पैसे के साथ में कितना ड्रॉप सहन कर सकता हूँ, वो मेरा रिस्क नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल आज समझो कोई आदमी बोलता है मैं एफडी करता हूँ, तो 7-8% एफडी होती है, राइट, जनरली, राइट, विद 0% रिस्क। पर अब उससे 1% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए तो कुछ रिस्क होना चाहिए दिमाग के अंदर, कोई रिस्क तो आएगा ही आएगा आपके इन्वेस्टमेंट में। तो वो नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर दैट यू आर कंफर्टेबल विद ड्यूरिंग द जर्नी? इसको 5 मैं to थोड़ा और सिंपल कर, 10% शुड बी सॉरी, रीजनेबल। अगर 5 से 10% शुड बी 5 रीजनेबल। से अगर दस मैं परसेंट 15-20% का अगर मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो आई थिंक 5 to 10% शुड बी, तो उतना तो रखना ही पड़ेगा। एकदम ठीक बात है ना। यानी कि अपन के हाथ में ये हो गया दूसरा नंबर की 5-10% के आसपास है, किसी का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को, जो भी बंदा इसको इवेल्युएट करता है वो ये सोचता है कि भाई मैं अगर मान लो 1 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे को 50 लाख हो जाएगा तो मुझे चलेगा क्या? 50% ड्यूरिंग द जर्नी। अगर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट नंबर, तो 50% इज नॉट द राइट नंबर फॉर मी। देन यू हैव टू इवेल्युएट कि क्या 1 करोड़ के 90 लाख में सहन कर पाऊंगा क्या? अगर वो कर पाएंगे तो आपका नंबर 10%, जैसा आप बोले मेरे लिए 5-10% है, किसी के लिए वो 10-15 हो सकता है, बट दैट इज द बॉल पार्क नंबर दैट वी वर्क विद। ग्रेट। तीसरा क्वेश्चन, से फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है जो आपको लगता है 15-20% का रिटर्न दे देगा, 5-10% के ऊपर रिस्क नहीं है, तो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट हॉरिजन दैट यू हैव? क्योंकि जो पैसा आप आज डाल रहे हैं, उसके फॉर एग्जाम्पल आपके घर में शादी है अगले साल, राइट, तो आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 1 साल हो गया, तो आपके लिए प्रोडक्ट मिलेंगे मार्केट में लेकिन अलग मिलेंगे, राइट। सो इफ फॉर एग्जाम्पल यू आर पार्किंग सम मनी टुडे इन इक्विटी मार्केट, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट हॉरिजन दैट यू आर कंफर्टेबल विद? अपूर्व, व्हाट डू यू थिंक? फॉर मी इट वुड बी तो 10 years, more मोर than देन 10 years. I ओके, don't mind holding for more than 10 years. If I'm getting let's say 20% अगर मिल रहा है, तो मैं यही चीज कंपाउंडिंग अगर करता जाऊं तो 90 साल की उम्र में मेरा मेरा वेल्थ वॉरेन बफेट जितना हो जाएगा। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, राइट। सो इसका मतलब अपने लिए हो गया कि मोर देन 10 ईयर्स आप कंफर्टेबल हैं, ओके। या और लास्ट जो क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है। मतलब ये कि देखो एग्जांपल अपने प्रोडक्ट ए है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि भाई मेरे को 15-20% का रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग, 5-10% के ऊपर मुझे रिस्क नहीं आएगा, 5-10 साल, 10 साल, 15 साल में होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन उसमें लॉक इन कि आप 4 साल पहले नहीं निकल सकते, ओके। सिमिलरली देयर प्रोडक्ट बी इन मार्केट, जिसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि भाई मेरे को 15-20% का रिटर्न आपको लगता है, 5-10 के ऊपर रिस्क नहीं है, उसमें भी ओरिजिन 5-10 साल का है, लेकिन लिक्विडिटी है, आपको अगले महीने पैसा चाहिए आप निकाल सकते हैं। तो व्हाट डू यू प्रीफर, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी? डू यू आई प्रीफर थिंक जो लिक्विड? ज्यादा लिक्विड है वो प्रेफरेबल रहेगा। ज्यादा प्रीफर रहेगा, है ना। तो इसका मतलब जस्ट टू बॉयल इट डाउन, क्योंकि ये अपना को ये जो नंबर है, ये नंबर आपको, ये आपने जो भी जितना भी आपने डिस्कशन किया ना, उससे अपने पास में 4 चीजें निकल के आती है। जस्ट राइटिंग इट हियर, ये आपको बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में जाएगा। कैसे मैं आपको 2 मिनट में इवेल्युएट करके बताता हूँ। आपने बोला 15-20% के आसपास मेरे को रिटर्न चलेगा, ठीक है। रिस्क नंबर इज 5-10%, 5-10%, हॉरिजन इज लाइक 10 years, and liquidity is preferred, okay. So now this is a yellow paper wherein Apurvya, any investor can take a decision between the clutter of investment that he has in the market। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपने पास में आते हैं, लेकिन अब वो ये वैल्यूएट कर सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपके हाथ में, एक एग्जांपल के लिए मान लो आपके हाथ प्रोडक्ट ए आता है जो बोलता है साहब मैं आपको 7 से 10% रिटर्न जनरेट करके दूंगा, तो आप बोलोगे मेरे को नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट रिटर्न 15 से 20% है। तो यू कैन अवॉइड दैट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ प्रोडक्ट बी आता है जो बोलता है मैं 50% का रिटर्न दूंगा आपको, लेकिन रिस्क जो है ना वो 100% का है, पैसा जीरो भी हो सकता है। तो क्या ना बोलोगे मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा 5-10% ऊपर रिस्क लेने का टारगेट नहीं, राइट। सो नाउ व्हाट वी कैन लुक एट इज, वी कैन लुक एट इट कि भाई मेरे पास में अब जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें से मुझे क्या नहीं करना है, वो अगर आपको क्लियर हो गया तो जो बचेगा उसको आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे और काम कर पाएंगे। मेक सेंस, राइट। यस। सो नाउ गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग अपूर्व भैया, अपने एक प्रोडक्ट को आज अपन समझने जाते हैं जिसके अंदर अपन देखते हैं कि भाई 15-20% के आसपास का रिटर्न, 5-10 ऊपर रिस्क नहीं मिले, ओरिजिन थोड़ा अपने पास में 8-10 साल का है और लिक्विडिटी है, राइट। इस तरह का एक प्रोडक्ट अपन समझने की कोशिश करते हैं, ओके। इस प्रोडक्ट को हम लोग जनरली बोलते हैं इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम रिस्क को थोड़ा लो कर सकें और रिटर्न्स को हम लॉजिकली इंक्रीज करके, इंप्रूव करके दे सकें। दिस इज व्हाट द होल स्ट्रेटेजी का टारगेट। और जैसा कि नेम सजेस्ट करा है, इट्स एन इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटेजी एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ओके। अब जब अपन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जब अपन लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो दो बड़ी क्वालिटीज इन्वेस्टमेंट में चाहिए।
पहली चीज अपने को ये चाहिए होता है कि भाई मैं जिस चीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। दिस इज वन क्वालिटी दैट वी नीड। रीजन मीन कि ऐसी कई स्किल पे अपन देखते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर जो 3 साल पहले 300 रुपए का भाव था और 35 पैसे का भाव भी नहीं। तो मैं कोई ऐसी स्क्रिप्ट लेके बैठ जाऊं और 10 साल बाद देखूंगा या 10 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा, तो मेरे साथ ऐसे चैलेंजेस होते हैं। राइट, तो मुझे सबसे पहली जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिटी चाहिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दैट इज इट शुड नॉट बिकम जीरो। इतना कॉन्फिडेंस मुझे मिलना चाहिए। ओके, राइट। और दूसरा एक कॉन्फिडेंस अपने को प्रोडक्ट में चाहिए जिसमें अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये है कि सूनर और लेटर इट शुड ग्रो इन प्राइस। अल्टीमेटली उसकी जो टेंडेंसी है वही होनी चाहिए कि वो बढ़ना चाहिए। ये दोनों क्वालिटीज अपने को उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में चाहिए, तो हम उसको लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं। तो वन ऑफ द एसेट क्लास जो हमको दिखाई दिया वो ये था कि निफ्टी के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमको इस तरह की क्वालिटी मिलती है। कैसे, वो अपन समझते हैं। निफ्टी क्या है? निफ्टी इज एन एवरेज ऑफ टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। करेक्ट, राइट। अब अगर अपन इसको देखें हाउ इट ऑपरेट्स, कि आज सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, सेकंड नंबर पे टीसीएस, थर्ड नंबर एचडीएफसी बैंक। ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट ऑन एन एवरेज दीज आर द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया व्हिच आर देयर इन निफ्टी। नाउ हाउ डज निफ्टी ऑपरेट? फॉर एग्जांपल आज से कुछ समय पहले सत्यम कंप्यूटर करके कंपनी थी या आरकॉम करके कंपनी थी। अब सत्यम कंप्यूटर, इफ यू नो, इट वाज इंडिया 40th लार्जेस्ट कंपनी और इंडेक्स में, राइट। और फिर उसमें कोई चैलेंज आया, जैसे ही उसमें चैलेंज आया और वो 50 नंबर पे गई, उसको निकाल के बाहर कर दिया और जो उसकी 50th लार्जेस्ट कंपनी थी उस दिन की उसको इंडेक्स में डाल दिया। तो हमको क्या समझ में आता है कि अगर आज मान लो आपने ये प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म कर दिया, कोई वीडियो सुनने वाला उसने यहाँ तक ही सुना और उसको समझा ठीक है निफ्टी अच्छा है, मैं निफ्टी पे पैसा डाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसको आज की टॉप 50 कंपनीज मिल गई। राइट, आज से 5 साल पहले उस दिन की टॉप 50 थी और आज से 10 साल बाद में जो भी उस दिन की टॉप 50 होगी वो इंडेक्स में होगी। तो आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि इंडेक्स बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इंडेक्स जीरो नहीं होने वाला। डज दिस मेक सेंस? राइट अपूर्व भैया, है ना। मान लो आज आपने निफ्टी ले लिया और आप भूल गए, 20 साल बाद आपके बच्चे भी उसको उठा के देखेंगे तो उनको पता होगा उस दिन की टॉप 50 उसमें पड़ी है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ले। मैं पॉइंट, राइट। यस। दूसरा, हमने इसको थोड़ा और एनालाइज किया। हमने क्या देखा कि रिलायंस आज से कुछ समय पहले उसका मार्केट कैप था अराउंड 13 लाख करोड़, टीसीएस 12 लाख करोड़, एचडीएफसी बैंक 8 लाख करोड़, ऐसे करके टोटल 117 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैप था और इंडेक्स उस समय लगभग 15,000 करोड़। अब जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ पीपल हु आर न्यू टू इंडेक्सेस, इंडेक्सेस कैसे मूव करते हैं कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का भाव बढ़ा तो उसका मार्केट कैप बढ़ जाता है और ये टोटल 117 लाख करोड़ बढ़ जाता है और इंडेक्स भी बढ़ जाता है। राइट, मान लीजिए रिलायंस का भाव टूटा तो ये 13 लाख करोड़ भी टूट जाएगा, 117 लाख करोड़ भी टूट जाएगा, 15,000 भी टूट जाएगा। दिस इज हाउ द इंडेक्सेस बढ़ते हैं और घटते हैं। ओके, नाउ वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क टू आवरसेल्फ, जो हमने अपने आप को पूछा, आपको अपने आप को पूछना है, वो ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसकी कीमत है आज 13 लाख करोड़। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद में जो भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी, जरूरी नहीं है वो रिलायंस हो सकता है रिलायंस अगले साल खत्म हो जाए, हो सकता है पतंजलि बड़ी हो जाए या इंडिया में नया गूगल आ जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन जो भी सबसे बड़ी कंपनी होगी लॉजिकली उसकी कीमत 13 लाख करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राइट, होनी चाहिए। तो अगर वो 13 लाख करोड़ से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ये 117 लाख करोड़ से ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से 15,000 से ऊपर मिलेंगे। राइट, तो जो दो कॉन्फिडेंस अपने को प्रॉपर्टी टाइप के एसेट क्लास में थे जिसमें हम ये देखते थे कि जीरो नहीं होना चाहिए और दूसरा सूनर और लेटर बढ़ना चाहिए, वो दोनों क्वालिटीज इंडेक्स में मिलती है, तो जीरो नहीं होगा और सूनर और लेटर बढ़ जाएगा। मेक सेंस? राइट। अब ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें अपन 3 पार्ट्स में इस चीज को समझेंगे। जो अभी का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ये समझा कि हमारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या, तो हमारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है इंडेक्स। ओके, अब अगर जस्ट टू गिव यू डेटा, ये पिछले 20 साल का इंडेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड, आपने इंडेक्स में कहीं भी पैसा डाला और 3 साल या उससे ज्यादा होल्ड किया तो आप ये पाएंगे कि एटलीस्ट आपको उतना या उससे बेटर भाव मिला। राइट, तो दिस इज व्हाई वी फील कि इंडेक्स कैन बी वन ऑफ द इन्वेस्टेबल इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास। ओके, अब यहां तक अपने को ये समझ में आता है कि चलो इंडेक्स 10 साल, 15 साल, 20 साल में बढ़ जाए, लेकिन अपने को ये भी समझ में आता है कि इंडेक्स स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता है। उसका नेचर कैसा है कि वो बढ़ता भी है और जब वो टूटता है तो बड़ी जोर से टूटता भी है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जर्नी में जो लोग 20 साल के लिए घुसते हैं वो 20 दिन में निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो डर लगता है, पैसा आदमी को अपनी आंखों के सामने टूटता है तो निकल जाता है। तो इसकी वजह से हमको समझना है कि अगर मेरे को 10 साल, 15 साल, 20 साल इंडेक्स में खड़ा रहना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसके साथ में सेफ्टी को ऐड करूं। राइट,
अब हम लोग कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंडेक्स लेना, तो इंडेक्स मान लीजिए एक बार के लिए 10,000 रुपए का मैंने इंडेक्स लिया, तो हम लोग इमीडिएटली मार्केट में डाउन साइड प्रोटेक्शन खरीदते हैं। क्यों डाउन साइड प्रोटेक्शन? क्योंकि बढ़ते में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पैसा बढ़ ही रहा है आपका, राइट। आपको डर लगता है टूटने में, तो टूटने का प्रोटेक्शन हम खरीद लेते हैं कि अगर मार्केट टूट जाए तो मेरा पैसा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। वो हमको लगभग साल का 5% में मिलता है। ओके, तो मैं 500 रुपये और चुका देता हूँ, तो जो गांव को 10,000 का पड़ता है ना, वो अपने को 10,500 का पड़ता है। लेकिन अब अपने को फायदा क्या होता है कि अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, तो आपको ये पता है कि मार्केट 10 का 5,000 भी हो जाएगा, तब भी आपका पैसा 95 लाख से नीचे जाने वाला नहीं। राइट अपूर्व भैया? तो अब अगर अपन देखें तो अब अपने को क्या प्रोडक्ट मिल गया कि आपने इक्विटी में इंडेक्स में पैसा डाल रखा है, मान लीजिए मार्केट 10 का 15,000 हो गया, 50 टका बढ़ गया, तो आपको ये समझ में आएगा गांव को 5,000 रुपए मिले, मुझे 4500 ही मिले। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन का पैसा चुका है, लेकिन स्टिल आई एम हैप्पी कि चलो रिटर्न आया, राइट। और गलती से मार्केट टूट के 10 का 5,000 चला गया, तो मुझे ये पता है कि गांव का 50 टका गया, मेरा 5 टका गया, स्टिल आई एम हैप्पी। यानी कि बढ़ गया तब भी खुश हूँ, घट गया तब भी खुश हूँ। परेशान कब हो जाऊंगा ऐसे प्रोडक्ट से भैया? व्हाट डू यू थिंक? तो परेशान होने वाली कोई खास बात नहीं है इसमें। परेशान होने की कोई खास बात नहीं, लेकिन एक जगह है जहाँ पे आप परेशान हो सकते हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं जिसमें आदमी परेशान ना हो। कहीं ना कहीं तो किसी न किसी जगह पे तो प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। साइडवेज रह गया तो आपका खर्चा लग गया। एकदम सही बात है ना। आपके साथ में ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट आज 10,000 है और 4 साल बाद में मार्केट 10,000 का 10,000 रह जाए। पॉसिबल है ऐसा होने के लिए? मतलब सेम लेवल पे रहेगा, 24,000 वैसे मार्केट, लेकिन अपन एग्जाम्पल समझो कि अपन जब तक कोई भी प्रोडक्ट को समझने से पहले उसके बैकग्राउंड मैथमेटिक्स अगर अपने को क्लियर हो जाएगी, तो अपन उसको ट्रेड करना अपने लाइफ सिंपल हो जाएगा। इससे पहले अपन मैथमेटिक्स समझ लेते हैं और फिर प्रोडक्ट समझ लेंगे, प्रोडक्ट समझने में तो कोई बड़ा टाइम लगने वाला नहीं है, राइट। तो अपन ये समझ रहे हैं कि मार्केट 4 साल बाद में भी अगर सेम का सेम लेवल पर रह गया, तो मुझे ये पता चलेगा कि हर साल मैं 500 रुपये चुकाता चला गया, तो मेरे तो नेट 2,000 का माइनस हो जाऊंगा मैं, राइट। तो हमको ये समझ में है कि दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो लेट अस एनालाइज दिस वर्स्ट केस सिनेरियो। तो अपूर्व भैया, यहाँ से अपन इस प्रोडक्ट को थोड़ा मैथमेटिक्स समझते हैं। ये एक पर्टिकुलर ऐसी स्लाइड है कि अगर ये स्लाइड अगर आपको समझ में आ जाती है तो 60% ऑफ द प्रोडक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन थोड़ा पार्टिसिपेट भी करेंगे, थोड़ा मजा आएगी। ओके, तो अपन ये मान लेते हैं आज 0 ईयर है और मार्केट 4 साल बाद में कोई ये पर्टिकुलर लेवल पर रह गया। मान लीजिए आज 10,000 है और 4 साल बाद में मार्केट 10,000 का 10,000 ही रह गया। आपने यहाँ पे क्या किया? 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं 1 करोड़ रुपए से ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल समझने के लिए इजी होगा, बाकी आप छोटा इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से कर पाएंगे इसके अंदर। ओके, अब बीच में 3 साल आएंगे, 1 2 3। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मार्केट 10 का हो गया 12,000, 50 टका 20 टका बढ़ गया मार्केट। ओके, फिर ये तेजी सस्टेन नहीं की, कोरोना जैसा कुछ आ गया, मार्केट टूट के आ गया 8,000। फिर मार्केट में रिकवरी आई, मार्केट पहुंच गया 12,000 और फिर टूट के आ गया 10,000। राइट, आई हैव टेकन सम रैंडम मूवमेंट इन द मार्केट। अब अपना सबसे पहला प्रेमाइस ये है कि भैया जैसे ही मैं मार्केट में माल खरीदता हूँ तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ, मैं प्रोटेक्शन लेता हूँ। तो मेरे को साल के 5 टका लगते हैं, मैंने 5 लाख रुपए चुका दिए, राइट। अब मैं इसको थोड़ा मैं और सिंपल टर्म्स में कर देता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने गए, ठीक है, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी, आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने नहीं कि आपने 1,000 स्क्वायर फीट खरीद लिया, तो आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए का सामान आ गया, राइट। अब जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपको ये चिंता हुई प्रॉपर्टी में कोई चैलेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने क्या किया? अपने इंश्योरेंस एजेंट के हाथ में गए और उसको बोला भैया अब इसको प्रोटेक्ट कर दे। उसने बोला 5 टका प्रीमियम लगता है, आपने 5 लाख रुपए उसको दे दी। उसने बोला प्रॉपर्टी को कुछ भी होगा, कोई भी तरह का ड्रॉप आएगा, आई विल। ओके, आपने प्रोटेक्शन ले लिया। अब अगले साल मार्केट हो गया 10 का 12,000, आपका 1 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा? व्हाट डू थिंक? 1 करोड़ विल बिकम 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख, राइट। 1 करोड़ 20 लाख हो गया। अब अगले साल इंश्योरेंस तो पूरा हो गया, 1 साल का इंश्योरेंस था, वापिस से चिंता हुई, प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, मार्केट फिर टूट सकता है कभी भी। तो आपने क्या किया? फिर उसके पास गया, उसको बोला भैया प्रोटेक्शन दे दे। उसमें लाओ 6 लाख रुपए, आपने 6 लाख रुपए फिर से दे दिए। अगेन एग्रीमेंट क्या है? अगर मेरी वैल्यू को कुछ भी हुआ तो वो इंश्योरेंस एजेंट पैसा देगा। ओके, अब 12,000 का मार्केट आ गया 8,000, आपका 1/20 क्या हो? ये 30% गिर जाएगा, 30% तो गिर जाएगा, 80 80 लाख हो जाएगा। 80 लाख हो ठीक, जाएगा। ठीक बात है ना। तो एक बात तो सही कि 80 लाख हो जाएगा, एकदम सही बात है। लेकिन ये अप्रूव है, अपन इसको इंश्योरेंस एजेंट को पैसे क्या चीज के दे रहे थे? अपन दे ही इसी बात के रहे थे कि मेरी वैल्यू टूटे तो वो प्रोटेक्ट, राइट। तो आपका सिनेरियो क्या होगा कि लॉजिकली आपकी प्रॉपर्टी की कीमत तो 80 लाख होने वाली है, लेकिन आप तुरंत अपने एजेंट के हाथ में जाओगे, उसको बोलोगे भैया मेरा वैल्यू टूट गया, तो वो क्या करेगा? वो आपको 40 लाख का चेक देगा। एम आई क्लियर? क्यों? क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख का प्रोटेक्शन किया था, आज वैल्यू 80 लाख की है, 40 लाख का नुकसान है, 40 लाख रुपए का चेक वो आपको पकड़ा।
तो आपके पास में क्या हो गया, 80 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, 40 लाख का चेक हो गया, राइट। अब घर तो लेके जाना नहीं है, तो अपन ने क्या किया, वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब री इन्वेस्ट करेंगे तो भाव क्या चल रहा है यहाँ पे, भाव चल रहा है 8 रुपये। जो इंडेक्स का भाव है वो तो चल रहा है 8,000 रुपये स्क्वायर फीट, 8,000 रुपये पर यूनिट। 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो 500 यूनिट और आ जाएंगे मेरे पास। यानी कि पहले मेरे पास में 1,000 यूनिट थे, अब मेरे पास से टोटल 1,500 यूनिट हो गए, 1,20 लाख। क्लियर विथ माई पॉइंट, राइट। अब मुझे तो पता नहीं मार्केट 8 का 4 जाएगा कि 8 का 12 जाएगा, तो मैं वापस से प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, फिर से 6 लाख रुपए चुका देता हूँ। अब मेरे पास में 1,20 लाख का सामान है और मेरे पास में प्रोटेक्शन का है। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग है। अब मार्केट अगले साल 8 का हो गया 12,000, लगभग 50% वापस रिकवर हो गया। आपका 1,20 क्या होगा? बढ़ेगा, 50% से बढ़ जाएगा तो 1,80,00,000। बहुत बढ़िया, राइट। क्योंकि अपने 1,500 यूनिट खड़े हैं, 1,200 का भाव, 12,000 का भाव चल रहा है, तो 1,80 लाख का सामान हो गया, राइट। फिर से प्रोटेक्ट कर देते हैं, फिर से 9 लाख रुपए लग गए अपने। अगले साल मार्केट टूट के आ गया 10,000, आपका 1,80 विल रिमेन 180 ओनली, क्योंकि अपना एग्जैक्ट अपना एग्रीमेंट किया, मार्केट टूटे मेरा पैसा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, राइट। तो मार्केट घूम के 10 का 10 आ गया, लेकिन आपका 1,80 हो गया। अब आपने बोला भैया मेरा हिसाब कर दो, राइट, अभी मेरे को पैसा एक बार घर पे चाहिए खर्च करना। ओके, जैसे ही आप करने जाओगे तब आप बाकी पीएनएल गिनोगे तो एक खर्चा भी गिनोगे कि भाई मैंने 6 6 12 5 17 और 26 लाख रुपए प्रोटेक्शन के दिए थे, तो भी आपके हाथ में 1,54 लाख रुपए रहे। पॉइंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल वाज मार्केट रिमेन सेम बट स्टिल वी ग्रो, एंड व्हाई वी आर ग्रोइंग, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। क्योंकि आपकी वैल्यू डाउन साइड पे प्रोटेक्टेड है, तो ये वो समय है जब मार्केट के अंदर किसी के पास पैसा नहीं होता, उस समय आपको ये प्रोटेक्शन पैसा देता है। क्योंकि मार्केट टूटा, वो आपको पैसा दे देता है, और वो पैसा आपको री इन्वेस्ट करना है, आपको जेब में से कुछ निकालना नहीं, और वो वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करके देता है, प्लस पीस ऑफ माइंड तो है। सो दिस इज हाउ वी लुक एट की प्रोटेक्शन अपन ने करके अपना काम किया। ओके, तो अगर अपन देखें तो इस पूरे प्रोडक्ट में अपन ने क्या किया, इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर रिटर्न जो है ना वो अपन ने कर दिया अनलिमिटेड। मतलब अगर कोई आदमी प्रोटेक्शन के साथ में इंडेक्स ले रहा है तो उसका रिटर्न तो हो गया अनलिमिटेड, मार्केट जितना बढ़े वो सारा रिटर्न उसको मिल जाएगा, और जो रिस्क है वो हो गया लिमिटेड, राइट। तो जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि हाई रिस्क लूंगा तो ही हाई रिटर्न बनेगा। हमारा मानना ये स्टेटमेंट ही गलत है। हाई रिस्क लेने से तो बेड डेट होता है मार्केट के अंदर, राइट। हाई रिटर्न्स बनते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन से, और अपनी स्मार्ट कैलकुलेशन ये है कि पैसा इक्विटी मार्केट में डालने का, लेकिन बिना प्रोटेक्शन का काम करने का। क्लियर विथ माय पॉइंट, राइट। सो अभी तक अपन ने बेसिकली 4 चीजें सीखी, अपन वो थोड़ा एक बार अपन समराइज कर लेते हैं, और फिर अपन एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी करते हैं ना वो अपन समझते हैं। अभी तक अपन ने ये समझा कि इंडेक्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अपने को समझना था पैसा जीरो नहीं होगा और सोना रेट बढ़ जाए। दूसरी बात अपने को ये समझ में आई कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता है, इसलिए प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। वैसे भी अगर अपन देखें, जो अपन रिस्क रिटर्न प्रोफाइल अपने नक्की किया था कि अपने को 15-20% रिटर्न चाहिए और 5-10% ऊपर रिस्क नहीं चाहिए, तो उसके लिए प्रोटेक्शन कंपल्सरी है। उसके बिना आप अपने आप को वैल्यू को लॉक कैसे करोगे, रोकोगे कैसे, राइट। तो इसकी वजह से प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। फिर अपने को ये बात समझ में आई कि प्रोटेक्शन दिखने में तो खर्च है, लेकिन ओवरऑल ऑन अगर आप जर्नी में खड़े हो, 5 7 10 साल का आपका ओरिजिन है, तो उसके अंदर अपने को ये पता है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेंगे। 10 साल के अंदर मार्केट बढ़ेगा ये समझ में आता है, मार्केट ये भी समझ में आता है कि 2 बड़े डिप आएंगे। आज से कुछ समय पहले कोरोना था, उससे पहले रशिया का कोई मैटर था, कभी फेड का कोई मैटर था, कुछ ना कुछ होता है और मार्केट में डिप्स आते हैं। तो अगर वो डिप आएगा तो प्रोटेक्शन जो है ना वो खर्च नहीं, वो आपको और रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करता है। तो इतनी चीजों से अपने को समझ में आया कि पैसा इक्विटी मार्केट में डालने का, लेकिन बिना प्रोटेक्शन का काम नहीं करना। अब ये सब चीज को समराइज करके हम लोगों ने एक प्रोडक्ट के अंदर अपन स्ट्रेटेजी अपन समझने जाते हैं। उस स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं वो अपन समझते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया मुझे 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना, तो अपन क्या करते हैं, अपन 30 रुपए तो डालते हैं इक्विटी में और 70 रुपए डालते हैं डेट में। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ उसका मैं रीजन बताता हूँ। वैसे तो मैं इंडेक्स लेके प्रोटेक्शन ले सकता था, एंड हो जाता मेरा स्ट्रेटेजी, लेकिन अब यहां से जितनी भी जर्नी चलेगी उसका सिर्फ एक ही काम है। एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंट्रोल द कॉस्ट। देखो इंडेक्स कब परफॉर्म करेगा ना ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। इंडेक्स में रिटर्न कब आना है आई डोंट नो, राइट। लेकिन मेरे कंट्रोल में मेरी कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहीं पे ऑफिस चालू करते हैं तो क्लाइंट कब आएगा आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिसिटी सैलरी कितनी रखनी वो मेरे कंट्रोल में, राइट। तो अपन क्या करते हैं, अपना यहाँ से जितनी भी जर्नी अपन करेंगे वो इस बारे में होगी कि कैसे वो जो 5% की अपनी प्रोटेक्शन कॉस्ट है उसको मैं कैसे 3 कर दूं, 3 को कैसे 2 कर दूं, 2 को कैसे 1 कर दूं, ताकि अपने को क्या ओवरऑल आउटपुट मिल जाए कि इंडेक्स का ओवरऑल मुझे रिटर्न मिल जाए, मैं 1-2% 3% उसको बीट कर दूं, और जो मेरी रनिंग कॉस्ट है वो एकदम कम हो जाए, ताकि मेरे को पीस ऑफ माइंड पूरी तरह से मिले। क्लियर विथ माय पॉइंट। तो सबसे पहला जो स्टेप अपन ने किया वो अपन ने क्या किया, सिर्फ एग्जाम्पल आप 100 रुपए डाल रहे हैं ना,
तो हमने क्या किया, 30 रुपए इक्विटी में डाले, 70 रुपीज डेट में डाले। ओके, अब जो इक्विटी में डाले ना उसका हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली इंडेक्स ईटीएफ ले लेते हैं। तो 30 रुपए का ईटीएफ खरीद लिया आपने, वो आपके डीपी में आ गया। ओके, अब इस 30 रुपए को मैंने कोलेटरल पे रखा। क्यों रखा, क्योंकि आपने तो मेरे को 100 रुपए का इक्विटी प्रोडक्ट बनाने को बोला था, अभी तो मैंने सिर्फ 30 का ही बनाया, तो बाकी का 70 रुपया मैं फ्यूचर से ले लेता। ओके, यानी कि मैंने क्या किया, 30 रुपए का ईटीएफ खरीदा, 70 रुपए के एक्सपोजर जितना फ्यूचर ले लिया, तो टोटल मेरे पास में 100 रुपए की निफ्टी आ गई। क्लियर इतना पॉइंट। अब यहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो पूरा 100 पे रिटर्न आएगा, यहाँ से मार्केट टूटेगा तो 100 रुपए पे नुकसान आएगा, वो अपने को करना नहीं है। तो सबसे पहला अपन खर्च करते हैं 5 टका प्रोटेक्शन का चुका के, तो 5 रुपए मैंने प्रोटेक्शन के चुका। ओके, अब क्योंकि मैंने ब्याज पे पैसा लिया है, तो इसका आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, 30 रुपए जब आप 70 रुपए फ्यूचर के ले रहे हैं, वो प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कई बार अपन 100 रुपए में प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो आपने 100 की प्रॉपर्टी ली, 30 आपने डाले, 70 बैंक से लिए, 100 रुपए की प्रॉपर्टी आ जाएगी। राइट, वो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन ने किया, लेकिन क्योंकि 70 रुपए अपन बोरो कर रहे हैं, तो अपने को दूसरी कॉस्ट भरनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट है ब्याज, रोल ओवर कॉस्ट। है ना, ब्याज भरना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर थोड़े महंगे होते हैं। राइट, आज समझो मैं इंडेक्स लूंगा तो 24,000 का आएगा, लेकिन अगले महीने का फ्यूचर लूंगा तो 24,050 का आएगा। राइट, तो मुझे उसकी फॉरवर्डिंग कॉस्ट भी भरनी पड़ेगी, तो मैं उसका ब्याज भरता हूँ। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जब अपन पैसा बोरो करने जा रहे हैं, जनरली मार्केट के अंदर लोग बोरो करते हैं ना अपूर्व भैया, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू बोरो जनरली मार्केट में? पर्सनल लोन लेने जाओगे, इक्विटी में लोन इन्वेस्ट करके लोन लेना, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू जनरली पे? अपवर्ड्स ऑफ 18-20%। 18-20%। राइट, अगर कोई पर्सनल लोन लेने जा रहा है तो 12, 13, 14, 15% अलग अलग इंटरेस्ट में मिलता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो पैसा मिलता है ना, वो मिलता है साल का 5%। एनुअलाइज जो कॉस्ट पड़ती है अपने को, वो लगभग साल की 5 टके की पड़ती है। तो अपने लिए क्या हो गया, 70 रुपए पर 5 टका अपन चुकाएंगे तो 3.5 रुपए अपने लगेंगे, तो टोटल अपनी कॉस्ट हो गई 8.5 रुपए की, जिससे अपने को दो चीजें मिल गई, एक मिल गया प्रोटेक्शन, दूसरा मिल गया फंड। अब अपने को ये समझ में आ गया कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो मुझे पूरे 100 रुपए का रिटर्न मिलेगा, मार्केट टूट गया तो मेरा मैक्सिमम 850 से ऊपर जाने वाला नहीं है। राइट, और मैंने अभी तक यूज कितने पैसे किए हैं, 30 रुपए में ये पूरा प्रोडक्ट बना। राइट, अब यहाँ पे है ना एक जगह पे लोग अटक जाते हैं, यहीं पे लोगों का ब्रेन बंद हो जाता है। वो क्या, जिससे बंद हो जाता है, जैसे ही फ्यूचर्स का नाम सुनते हैं ना, तो फ्यूचर्स आर नोन एज वेपन्स ऑफ मास वेल्थ डिस्ट्रक्शन। राइट, और वो सही भी है, कारण कि आप 10 रुपए का काम करते हो, 10 रुपए डालते हो, 100 रुपए का काम होता है, मार्केट बढ़ता है तो 100 रुपए रिटर्न आता है, लेकिन जैसे ही मार्केट टूटता है पूरा 10 रुपया खा जाता है। करेक्ट, तो अगर आप ओपन फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो इससे चलें, लेकिन अपने वाले केस में अपन क्या कर रहे हैं, अपने वाले केस में जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब तक तो वो दिक्कत ही नहीं, फ्यूचर्स बढ़ रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और जैसे ही फ्यूचर्स टूटते हैं तो अपने जो प्रोटेक्शन है वो अपने को बचा लेते हैं, कि अपने प्रोटेक्शन सिर्फ 30 का नहीं लिया, अपने प्रोटेक्शन पूरे 100 का लिया। राइट, तो अपने पास में कभी भी नेकेड फ्यूचर्स होते ही नहीं, दीज आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्यूचर, यानी कि अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो बिना प्रोटेक्शन का काम बहुत खतरनाक वाला हो सकता है, तो प्रोटेक्शन तो लेना है, तो ही ये फ्यूचर्स का अपन जो सस्ते ब्याज का पैसा है उसका अपन एडवांटेज ले पाए। क्लियर विथ माय पॉइंट? राइट, तो अब यहाँ पे अपन ने क्या समझा कि अपने यहाँ से 100 रुपए का यहाँ पे प्रोडक्ट चालू हो गया, 8.5 की कॉस्ट है, 30 रुपए यूज किए हैं, पर क्लाइंट के यहाँ से 100 रुपए थे, तो बाकी के 70 रुपए वो ब्याज पे लगा सकता है। राइट, और वो ब्याज पे लगाता है, तो आज की तारीख में अगर अपन आरबीआई सेविंग बॉन्ड में पैसा डालते हैं ना, तो आज की तारीख में वहां पर भी 7.35% का ब्याज मिल रहा है, तो लगभग लगभग उसको 70 रुपए पे 5 रुपए का सेविंग हो जाता है, तो उसकी नेट कॉस्ट कितनी रह गई, साल के 3.5 रुपए। गेटिंग माई पॉइंट, 5 की कॉस्ट 3.5 पे लेकर आ गए। एडवांटेज क्या हुआ क्लाइंट को, अब ये समझ में आ गया कि अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज एन इन्वेस्टर, मैं अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसका सिनेरियो क्या हो गया कि अब मुझे पता है मार्केट बढ़ेगा तो मुझे 100 रुपए पे रिटर्न आएगा, और गलती से अगर मार्केट टूट गया तो मेरा मैक्सिमम रिस्क 3.5 से ऊपर जाने वाला। क्लियर विथ माय पॉइंट? राइट, इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को हम लोग एक नाम देते हैं। क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके आगे वाले वेरिएशंस को समझाना हूँ। ये तो एक बेसिक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग रिलैक्स प्लान बोलते हैं, राइट, जिसके अंदर आपने पूरा पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया और पूरे का पूरा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मैनेज कर। ओके, अब देयर इज अ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ दिस प्रोडक्ट जिसको थोड़ा अलग तरह से भी लोग यूज करते हैं। लोग क्या बोलते हैं, लोग को इस तरह से समझते हैं। अब रुकिए, कि भाई देखो आपने ये जो 30 रुपए इक्विटी में डाले, उसके सामने मैंने इंडेक्स ले लिया, फ्यूचर ले लिया, ओके, ये जो 5 टका मैंने प्रोटेक्शन का चुकाया, वो कॉस्ट उनको समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? क्योंकि इंडेक्स ऐसी चीज है कि कई बार दिन में 2-2% टूट जाती है, भी अपन रिसेंट में देखा दिन में 1.5-2% मार्केट टूट गया। राइट, तो साल का 5 टके का प्रोटेक्शन बहुत समझ में आता है। ठीक है, दूसरा फंडिंग कॉस्ट, मैं मार्केट में बोरो करने जाता हूँ तो 12, 15, 18% ऑनवर्ड्स की मेरे को ब्याज पड़ता है, तो ये साल का 5 टके का ब्याज का पैसा ये भी समझ में आता है, तो 3.5 की कॉस्ट भी समझ में आ जाती है।
तो टोटल 8.5 रुपए की कॉस्ट तो उनको समझ में आ जाती है। लेकिन उनको क्या समझ में नहीं आता है, उनको समझ में ये नहीं आता है कि ये जो 70 रुपए अपन ने आरबीआई बॉन्ड्स में लगाए ना, उसमें उनको मजा नहीं आता। व्हाट दे से कि भैया ये जो पैसा है, ये पैसा मेरे पास में ऐसी बहुत सही जगह है जहां पे मैं ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, या मैं इस पैसे को फ्री रखना चाहता हूँ, मैं मेरे इंडिपेंडेंटली मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, मैं आरबीआई बॉन्ड में पैसा नहीं पार करना चाहता। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं कि इस वेरिएशन को ऐसे यूज करते हैं कि इक्विटी में पैसा डाल दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में 30 डाला, ये पूरा प्रोडक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में उनका बन जाएगा। ओके, और ये बाकी का जो पैसा है वो उनके पास में फ्री हो गया। अब वो उसको किसी ऐसे प्रोडक्ट में पार्क कर सकते हैं जहां पे भी उनको ज्यादा रिटर्न जनरेट होता है। अगर 7.5 भी जनरेट किया तो भी नेट 3.5 तो उनको बचेगा ही, और उससे ऑनवर्ड जितना भी जनरेट कर लिया उससे उनकी और कॉस्ट रिड्यूस होती चलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, इसको हम बोलते हैं बेसिक प्लान। 30 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के भी प्लान चलता है। ओके, अब तीसरे तरह के लोग भी आते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपने 70 बोरो ही क्यों किया? अब अपन ने बोरो क्यों किया था? क्योंकि अपने को मिलता था 5 में और लगता है अपना 7.5 में, तो साल का 2.5% का सेविंग होता है अपने को। राइट अपूर्व भैया? राइट। तो जब उनको ये समझ में आता है तो बोलते हैं क्या मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे पास में ऐसी और जगह है जहां पे मैं 7.5 से ज्यादा या 7.5 जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं इसको मैक्सिमाइज कैसे करूँ? तो ऐसे केस में हम उनको तीसरा एक प्रोडक्ट देते हैं, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, पावर, इसको बोलते हैं पावर बूस्टर। जिसमें इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर ये बोलता है कि चलो मेरे पास में ऑलरेडी ऐसा स्टॉक पड़ा है जो कि मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, ठीक है, जिसको मैं 3 साल 5 साल 10 साल रखने वाला हूँ। हो सकता है मैं 2-3 साल बाद बेचूंगा भी तो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, यानी कि पोर्टफोलियो तो कुछ ना कुछ रहने वाला है। तो क्या मैं उसके ऊपर कोई रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ क्या? तो उसके लिए लोग इस तरह से कुछ करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि 30 रुपए इक्विटी में डालने की जगह पे वो 10 रुपए का ही चेक अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, और 30 रुपए का अपना जो स्टॉक एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है उसको कोलेटरल पे पार्क करते हैं। अब जैसे ही वो करते हैं तो बाकी 90 रुपए उनके फ्री हो गए, जिसको वो कहीं पे भी अपने पास अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो 10 रुपए का चेक है उसके सामने हम उनको वो क्या करते हैं, पूरे का पूरा 100 रुपए का फ्यूचर खरीदते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। मैं मैक्सिमम बोरो करने की जरूरत कितनी है, 100 रुपए का पोर्टफोलियो बना है, 100 रुपए खरीद लिया, बोरो कर लिया। ओके, अब जैसे आपने 100 रुपए बोरो किया तो पता चला मार्केट यहाँ से बढ़ेगा तो 100 रुपए रिटर्न, मार्केट टूटेगा 100 रुपए नुकसान, करना नहीं है तो 5 रुपए तो प्रोटेक्शन का चुका दिया। और दूसरा, क्योंकि इस बार पूरे 100 बोरो किए हैं तो 5 रुपए अपन ने फंडिंग के भी चुका दिया, यानी कि 5 रुपए अपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट पे लगते। तो टोटल कॉस्ट हो गई उनकी 10 रुपए की, जिसमें उनको मिल गया प्रोटेक्शन, दूसरा मिल गया उनको फंडिंग। इंटरेस्टिंग बात क्या होगा, अब यहाँ से मार्केट बढ़ेगा पूरा 100 रुपए रिटर्न आएगा, और यूज कितने किए हैं, सिर्फ 10 रुपए की। तो बाकी के 90 रुपए अगर वो 7.5 जनरेट करते हैं तब भी 3.5 रुपए की उनकी नेट कॉस्ट उनका काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उनका एडवांटेज क्या मिल जाता है, उस इन्वेस्टर का एडवांटेज ये मिल गया कि अब 90 रुपए उसके फ्री हो गया, पूरे का पूरा 100 रुपए का पोर्टफोलियो भी चालू हो गया और 90 रुपए फ्री भी हो गए, यहाँ पे उसको 7.5 या उसके ऊपर का इंटरेस्ट जनरेट करना है। एंड ऑफ द स्टोरी। क्लियर विथ माई पॉइंट? राइट। तो ये तीनों वेरिएशन से लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। चाहे आप रिलैक्स में डाल सकते हैं, आप इस स्ट्रेटेजी को बेसिक से यूज कर सकते हैं, आप पावर बूस्टर से यूज कर सकते हैं। कौन कैसे करता है वो अपन थोड़ा आगे जाके समझते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों को एक दूसरा एक सवाल और होता है। वो ये होता है कि साहब ये सब कर दूंगा मैं, ये मेरे को 100 रुपए रिटर्न भी आ जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल गया, 3.5 की कॉस्ट भी हो गई, लेकिन क्या इसके बाद में मुझे रिटर्न जनरेट होगा क्या? तो कुछ ये इसका एक हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड, राइट। अगर आप देखेंगे तो 2002 से 2003 मैंने क्या किया, ये पूरे डेट्स यहाँ पे डाल दिए, 2 3 4 5 अप टू 2023 दिसंबर। ओके, और 1100 से इंडेक्स चलता चलता 21,730 क्लोज हुआ था इस दिसंबर 2023 में। ओके, अब एक इन्वेस्टर ऐसा है जिससे बोला मैं 1 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ और मेरे को और कुछ ये प्रोटेक्शन वोटेक्शन कुछ नहीं करना। अगर वो कुछ भी नहीं करता है तो भी उसको पता है कि 1100 का मार्केट 21,000 गया, लगभग उसका पैसा 18-19 गुना तो अदरवाइज भी हो जाए। ओके, लेकिन ये जो लोग इस मार्केट को देखे हैं उनको पता है कि बोलने के लिए बहुत इजी है कि इंडेक्स में 20 साल से लेकर खड़ा रहूंगा, लेकिन अपन चारों तरफ देखेंगे ना तो बहुत लिमिटेड लोग ऐसे दिखेंगे जो 20 साल से इंडेक्स लेके खड़े हैं, या जिन्होंने ये 19 गुना की जर्नी देखी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, मार्केट बढ़ता है तब तक तो ठीक है, जैसे ही मार्केट टूटता है लोगों को परेशान करता है, इवन बढ़ते में भी लोगों को परेशान करता है, राइट, क्योंकि प्रॉफिट जाने का डर लगा रहता है। तो इसकी वजह से उनको पता है प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब जो प्रोटेक्शन के साथ काम कर रहा है उसका सीनियर क्या बंदा वो अपन समझते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे पहले साल मार्केट 1100 से गया 1880, लगभग 71% बढ़ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो इस प्रोडक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 68% का रिटर्न जनरेट हुआ, 3% कम हुआ। क्यों 3% कम हुआ अपूर्व भैया? जो फंडिंग और इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है उसके वजह करेक्ट, करेक्ट, प्रोटेक्शन कॉस्ट लगती है उसको, राइट। तो यहाँ पे उसको 68 हुआ। अगले साल आप देखोगे मार्केट 1880 से 2081 गया, लगभग 11% बढ़ गया।
यहाँ पे आपका रिटर्न कितना हुआ, 7% हुआ। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है कि अगर मार्केट स्ट्रेट लाइन में बढ़ता रहेगा तो हर साल अपने को थोड़ा 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 रिटर्न कम ही आने वाला है। ओके, तो ऐसे अपन देखते हैं तो कभी कभी अपने को प्रॉफिट हुआ, कभी कभी अपने को लॉस भी हुआ। ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो ये 1 करोड़ रुपया 32.25 करोड़ रुपया हो सकता है। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, 2007-8 मार्केट 6100 से गया 3000, लगभग कितना टूटा मार्केट, लगभग 50% टूट गया। इस स्ट्रैटेजी में पैसा कितना टूटा, 3%। अगर 2010-11 पर अपन देखते हैं 6100 से गया 4600, कितना टूटा, लगभग 25%। आपका पैसा कितना टूटा, 3%, 3%, 1%। तो जिसको ये जर्नी पसंद हो, जो अपन ओरिजिनल देख रहे थे, मेरे को 5-10% के आसपास का रिस्क लेना है और 15-18% अपने को 15 से 20% टारगेट है, तो अगर अपन यहाँ देखते हैं तो लगभग 19 करोड़ की जगह पे 32 करोड़ रुपया जनरेट हो गया। यानी कि निफ्टी से बेटर रिटर्न्स भी जनरेट हो गए। और रिस्क जो अपन ने देखा वो अपन ने 5-7% ऊपर रिस्क कभी देखा ही नहीं, राइट। सो ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर से अपने को मिल क्या गया, इस स्ट्रक्चर से अपने को मिल ये गया कि अपना रिस्क लिमिटेड हो गया। क्योंकि रिस्क लिमिटेड है इसकी वजह से मैं 20 साल खड़ा भी रह पाता, नहीं तो मैं 20 साल खड़ा कैसे रहूंगा। मार्केट 50% टूटेगा, मैं घबरा के निकल जाऊंगा, जो ज्यादातर हमारे साथ में हो जाता है मार्केट के अंदर। इनफैक्ट कई लोग तो इससे निकल जाते हैं कि मार्केट 20% बढ़ गया है और डर ये लग रहा होता है कि मार्केट अभी यहाँ से टूट जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा, इससे निकल जाते हैं। तब भी 20 साल की जर्नी उनकी नहीं हो पाती, राइट। तो यहाँ पे आपका रिस्क लिमिटेड है, आपका अपसाइड पोटेंशियल अभी भी अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं हो गया कि आपने उसको प्रॉफिट को लॉक कर दिया, कैप कर दिया, वो अभी भी अनलिमिटेड है। आपकी जो कॉस्ट है वो अपने इंटरेस्ट आर्बिट्राज से कम की है। और ओवरऑल अगर अपन देखें तो इंडेक्स को अपन लॉन्ग टर्म में बीट कर पाए। तो दिस इज हाउ द होल प्रोडक्ट वर्क्स। तो ये थे उदित तलेरा जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप कम रिस्क लेकर के ज्यादा बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, जहां पे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें करनी है, कौन से फ्यूचर्स आपको खरीदने या कौन से ईटीएफ्स खरीदने और कौन सी पुट ऑप्शंस भी खरीदने। ये सारी चीजें हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। तो प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा, जो भी डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स है उनके लिए खास ये इंटरेस्टिंग होगा अगला एपिसोड, तो डोंट मिस इट। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.